हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं एक वीडियो के अंदर आपकी एक यूनिट को कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वीडियोस और देखेंगे इन सारी वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां पर आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन वन शॉट रिविजन्स को। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसेप्ट, एसेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लासिफिकेशन, इंपैक्ट एंड कॉजेज, इतनी चीजें ये कवर करनी है। फिर है ग्रीवेंस हैंडलिंग इन इंडस्ट्रीज, कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी इन इंडिया, प्रिवेंटिव मशीनरी, सेटलमेंट मशीनरी, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और बिटवीन एम्प्लॉयर और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ओवर इशू रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो जाए एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स को लेकर, उस चीज को कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। These the dispute typically arise from disagreement concerning wages, working hours, working condition, job security, employee right and other industrial matter। इसके अंदर क्या क्या इशू हो सकते हैं? वेजेस से रिलेटेड इशू, वर्किंग आवर से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, एम्प्लॉय के राइट्स और या कोई और इंडस्ट्रियल मैटर, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये डिस्प्यूट हो सकता है। नेचर क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का? सबसे पहले कलेक्टिव इन नेचर होता है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है उसके अंदर अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर किसी इंडिविजुअल का केस नहीं होता, इंडिविजुअल के केस से रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं होता है, इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का कंसर्न होता है। नेक्स्ट इज अराइज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। डिस्प्यूट होता किस वजह से है? जब कंफ्लिक्ट हो जाए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बीच में, डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी चीज को लेकर, तो ये डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इशू। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर दोनों सब्जेक्टिव इशू भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव इशू भी। मतलब सब्जेक्टिव इशू में पर्सनल ग्रीवेंस भी आ जाती है एम्प्लॉय की, और ऑब्जेक्टिव इश्यूज में जो स्पेसिफिक पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो उनसे रिलेटेड इशू इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। जो ये डिस्प्यूट हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वॉलेंट्री डिस्प्यूट हो सकता है या फिर इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट भी हो सकता है। वॉलेंट्री डिस्प्यूट क्या होता है? जब सारे इकट्ठे होकर एक साथ में डिस्प्यूट करें किसी एक मैटर के ऊपर, तो वो कहलाता है वॉलेंट्री डिस्प्यूट। इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट में क्या होता है? जब कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, तो वो कहलाता है इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं होता है, इसके कुछ सोशल और इमोशनल डायमेंशंस भी होती हैं। मतलब सिर्फ ये फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ही नहीं होता है, इसमें बाकी सारी चीजों की वजह से भी डिस्प्यूट होते हैं। नेक्स्ट इज कैन लीड टू इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से क्या हो सकता है? काफी सारी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकआउट हो जाते हैं, गो स्लो, वर्क टू रूल प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होने लगती हैं। नेक्स्ट इज लीगल एंड एथिकल डायमेंशन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है उसमें लॉज, लेबर लॉज, रेगुलेशन और एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, तो ये इसकी लीगल और एथिकल डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो होता किस वजह से है? तो पहला है वेजेस एंड बेनिफिट की वजह से। तो जो डिस्प्यूट होता है वो तब होता है जब एम्प्लॉय को ये फील हो कि जो वेजेस उन्हें मिल रही है वो इनसफिशियंट है, या फिर उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को वो मैच नहीं कर रही है, तो उस चीज की वजह से डिस्प्यूट हो जाता है। नेक्स्ट होता है वर्किंग कंडीशन की वजह से, कि जब एम्प्लॉय को पुअर और अनसेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एम्यूनिटीज नहीं मिलती हैं उसे, पुअर वेंटिलेशन होता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिस्प्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉय जो हैं वो जब अपनी जॉब को लेकर कंसर्न हो जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाउनसाइजिंग हो रही होती है, आउटसोर्सिंग हो रही होती है, रिट्रेंचमेंट हो रही होती है, ले ऑफ हो रहा होता है, तो उस टाइम पर एम्प्लॉय क्या करते हैं? इस चीज के लिए डिस्प्यूट करते हैं।
नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी एक्शन। तो आर्बिट्री और अनफेयर डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग अनजस्ट सस्पेंशन और डिसमिसल कैन लीड टू डिस्प्यूट। जब क्या होता है, किसी रीजन की वजह से किसी को बिना बात के सस्पेंड कर दिया जाए या उसका डिसमिसल कर दिया जाए, तो उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मदद से उसे रोका जाता है। नेक्स्ट इज यूनियन रिकॉग्निशन एंड राइट्स। तो डिस्प्यूट किस वजह से होते हैं, जब मैनेजमेंट जो है वो जो ट्रेड लेबर यूनियन होती हैं या जो लेबर राइट्स होते हैं उन्हें मानने से मना कर दे, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो नई पॉलिसी लाने की वजह से, वर्क के अंदर कोई चेंजेस करने की वजह से, जिसके लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो रेडी ना हो, तो उस टाइम पर भी ये डिस्प्यूट होते हैं फिर। नेक्स्ट इज सैलरी डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंट। जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट सैलरी दे रखी है मैनेजमेंट ने, और इंक्रीमेंट भी कुछ ही एम्प्लॉय को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, तो उस चीज को फेयरली करने के लिए डिस्प्यूट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। की जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। डिस्प्यूट की वजह से काम रुक जाता है, स्ट्राइक होती है, वर्किंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस से सफर करना पड़ता है, प्रोडक्शन ना होने की वजह से, एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने की वजह से, लीगल फीस वगैरह देनी पड़ती है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। तो ये सारे कंपनी के लिए फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट इज डैमेज टू रेपुटेशन। तो डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी खराब होती है, मार्केट क्रेडिबिलिटी बिगड़ जाती है, और स्टेक होल्डर की जो रिलेशनशिप है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। तो डिस्प्यूट की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयमेंट का अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं, टर्नओवर करने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं वो चले जाते हैं छोड़कर, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय थे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी जाते हैं। नेक्स्ट इज हायर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारे लीगल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी एक हायर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन। डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाता है एम्प्लॉय, और जिसकी वजह से वर्क प्लेस में प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो कॉन्टिन्यूस डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो खराब हो जाती है, मैनेजमेंट की, एम्प्लॉय की, यूनियन की और ट्रेड एसोसिएशन की। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी होती है कि वो अपनी डिमांड को पूरी कर सके, वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, और बिजनेस जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को लॉस कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है उसकी कौन कौन सी मेजर क्लासिफिकेशन होती है। तो नेचर के बेसिस पर डिस्प्यूट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, राइट डिस्प्यूट एंड इंटरेस्ट डिस्प्यूट। राइट डिस्प्यूट कब अराइज होता है, जब लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पर जो डिस्प्यूट होता है उसे राइट डिस्प्यूट का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अनफेयर डिसमिसल कर दिया जाए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यूज करी जाए, अनफेयर लेबर लॉ का कंप्लायंस करा जाए, तो ये सारी चीजें राइट डिस्प्यूट में आती हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट डिस्प्यूट। इंटरेस्ट डिस्प्यूट में क्या होता है कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट है एम्प्लॉयज का, जैसे कि वेज इंक्रीज होगी, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस से रिलेटेड, जब वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं तो जो डिस्प्यूट होता है वो होता है इंटरेस्ट डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसके बेसिस पर डिस्प्यूट को तीन पार्ट में डिवाइड करा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट, ये क्या होता है, ये एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट होता है इंडिविजुअली, उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर यूनियन डिस्प्यूट। तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसका ट्रेड यूनियन और वर्क एसोसिएशन के साथ डिस्प्यूट होता है। थर्ड होता है इंटर एम्प्लॉय डिस्प्यूट। इसके अंदर दो एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है अनफेयर ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्कोप। स्कोप के बेसिस पर दो टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, लोकल डिस्प्यूट,
जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री के अंदर होते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के बीच में ये डिस्प्यूट होता है और एक सिंगल लोकेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वाइड डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट डेट अफेक्ट एंटायर इंडस्ट्री, ऐसा डिस्प्यूट जो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करे, पूरे सेक्टर को अफेक्ट करे और जिसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर इन्वॉल्व हो, वो कहलाता है इंडस्ट्री वाइड डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज कॉजेज के बेसिस पर इकोनॉमिक डिस्प्यूट होता है, नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट होता है। ऐसा डिस्प्यूट जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अराइज होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक डिस्प्यूट, जैसे कि वेजेस से रिलेटेड, बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड डिस्प्यूट। नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट जो कि नॉन मॉनेटरी इश्यूज की वजह से होता है, जैसे कि वर्किंग आवर, सेफ्टी कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारे कहलाते हैं नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बेसिस पर डिस्प्यूट को दो पार्ट में डिवाइड करा है, वॉलेंट्री डिस्प्यूट, इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट। वॉलेंट्री डिस्प्यूट क्या होते हैं? ऐसे डिस्प्यूट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं, नेगोशिएशन होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तो वो कहलाता है वॉलेंट्री डिस्प्यूट। इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वो कहलाता है इनवॉलेंट्री डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल एक्शन के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है कुछ स्पेसिफिक डिमांड के लिए। लॉकआउट क्या होता है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को वर्क नहीं करने देता है, वो कहलाता है लॉकआउट। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट और यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस हैंडलिंग। ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या होते हैं? ग्रीवेंस हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेन और डिस्प्यूट रेज्ड बाय एम्प्लॉय रिगार्डिंग वर्कप्लेस इशू। एम्प्लॉय जो भी वर्कप्लेस से रिलेटेड जो इशू होता है, उसकी जो भी कंप्लेन रेज करते हैं, उस कंप्लेन को सुनना और उसे मैनेज करना, रिजॉल्व करना, वो कहलाता है ग्रीवेंस हैंडलिंग। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड हेल्प मेंटेन अ हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट बाय एड्रेसिंग एम्प्लॉय कंसर्न प्रॉम्प्टली एंड फेयरली। ये किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि इससे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो इफेक्टिव बनती है और एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट बना रहता है जब एम्प्लॉय की सारी प्रॉब्लम फेयरली सॉल्व हो जाती हैं। Grievance handling involves the systematic approach used by management और HR department to address and resolve employee grievance। Grievance handling के अंदर आपका क्या आ जाता है? जो मैनेजमेंट या फिर HR डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय की ग्रीवेंस को सुने और उसे रिजॉल्व करे। A grievance is a formal or informal complaint regarding perceived unfair treatment, dissatisfaction or concern about the workplace policy, practice and condition। ग्रीवेंस क्या होती है आपकी? ये एक तरीके की फॉर्मल या इनफॉर्मल कंप्लेन होती है, किस चीज से रिलेटेड? अनफेयर ट्रीटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन या फिर कंसर्न, किस चीज से रिलेटेड? वर्कप्लेस की पॉलिसी, प्रैक्टिस और कंडीशन से रिलेटेड, वो चीज कहलाती है आपकी ग्रीवेंस। अब जो ये ग्रीवेंस हैंडलिंग होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एड्रेस एम्प्लॉय कंसर्न की, जो एम्प्लॉय की कंसर्न है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है उसको सुनना, वैल्यू देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मेंटेन वर्कप्लेस हार्मोनी, कॉन्फ्लिक्ट को कम करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में वर्कप्लेस में एक हार्मोनी बनाए रखना इसका काम है। इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, सभी एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करा जाए, इक्वली ट्रीट करा जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके एम्प्लॉय के वेलबींग को प्रमोट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, ग्रीवेंस हैंडलिंग के की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? लिसनिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहले एम्प्लॉय की बातों को सुनना और उन्हें एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट, फिर जो भी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना और असेस करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। रिजोल्यूशन, उसके लिए एक सुटेबल सॉल्यूशन फाइंड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर आता है फॉलो अप, जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करा है उसका रिजल्ट देखना कि जो जिस लिए इम्प्लीमेंट करा है वो इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्रीवेंस हैंडलिंग की? तो प्रमोट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ग्रीवेंस हैंडलिंग की वजह से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, क्योंकि जब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाता है, वैल्यूड फील करता है। ग्रीवेंस हैंडलिंग में जब एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इससे उनका जो टर्नओवर होता है वो रुक जाता है। इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की भी रेपुटेशन बढ़ती है अगर उसमें एक अच्छा ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म होता है।
लीगल कंप्लायंस के लिए भी ग्रीवेंस हैंडलिंग जरूरी है। काफी सारे लीगल रूल्स हैं जो कि ग्रीवेंस हैंडलिंग का होना कंपलसरी करते हैं। नेचर क्या होता है एम्प्लॉय ग्रीवेंस का? दो तरीके, पहला है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव ग्रीवेंस। इंडिविजुअल ग्रीवेंस क्या होती है? किसी सिंगल एम्प्लॉय की पर्सनल जो भी ग्रीवेंस होती है, नेचर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वो होता है इंडिविजुअल ग्रीवेंस में। कलेक्टिव ग्रीवेंस में क्या होता है आपका? अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आ जाती है आपकी कलेक्टिव ग्रीवेंस में। सेकंड है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ग्रीवेंस। इकोनॉमिक ग्रीवेंस क्या होती है? फाइनेंशियल बेनिफिट से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंस होती है, वेजेस, ओवर टाइम पे, बेनिफिट, ये सारे आते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रीवेंस में। नॉन इकोनॉमिक ग्रीवेंस में आती है आपकी नॉन मॉनेटरी इश्यूज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है नॉन इकोनॉमिक ग्रीवेंस में। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिलेटेड टू वर्क प्लेस एनवायरमेंट। वर्क प्लेस एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्रीवेंस होती है हेल्थ एंड सेफ्टी ग्रीवेंस और वर्किंग कंडीशन ग्रीवेंस। फिर है ग्रीवेंस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर से रिलेटेड ग्रीवेंस आ जाती है कि जो पॉलिसी या प्रोसीजर अपनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर कम्युनिकेशन इश्यूज की जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रीवेंस होती है वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी एंड करियर ग्रोथ। जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड ग्रीवेंस की ले ऑफ ना कर दिया जाए, रिट्रेंचमेंट वगैरह, और कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड की अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ना होना। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ग्रीवेंस जिसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं? जेंडर, एज, रेसिस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। और फेयर ट्रीटमेंट ग्रीवेंस आ जाती है कि एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट ना करा जाए। नेक्स्ट आता है ग्रीवेंस अराइजिंग फ्रॉम टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। चेंज रिलेटेड ग्रीवेंस, जो चेंजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि चेंज आने की वजह से कोई इशू क्रिएट हो गया, वो आ जाता है चेंज रिलेटेड ग्रीवेंस में। और रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई पॉलिसी लेकर आए, प्रोसीजर लेकर आए जो कि न्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए रेजिस्ट करना, उसके रिलेटेड ग्रीवेंस होती है वो इसमें आ जाती है। ग्रीवेंस रिड्रेशल मशीनरी इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रीवेंस रिड्रेशल मशीनरी है वो कैसी है? तो पहली आती है प्रिवेंटिव मशीनरी। प्रिवेंटिव मशीनरी फोकस ऑन अवॉइडिंग ग्रीवेंस बाय प्रमोटिंग अ हेल्दी एंड फेयर वर्क एनवायरनमेंट। प्रिवेंटिव मशीनरी है वो किस चीज पर फोकस करती है? ग्रीवेंस को अवॉइड करने में, कैसे हेल्दी और फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखकर ग्रीवेंस को अवॉइड करा जाए। दिस इंक्लूड प्रोएक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट इशू फ्रॉम अराइजिंग। इसके अंदर प्रिवेंटिव मशीनरी में कोई इशू क्रिएट नहीं होने दिया जाता है जिसकी वजह से कोई ग्रीवेंस हो। इसके की एस्पेक्ट क्या होते हैं? एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की, एम्प्लॉय को अवेयर रखा जाता है सारी चीजों से, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होते हैं उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करा जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को स्टेबलाइज करा जाता है जिससे फीडबैक वगैरह मिल सके। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को प्रमोट करा जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, रेगुलरली रिव्यू करा जाता है वर्कप्लेस की प्रैक्टिस, पॉलिसी वगैरह को, जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड होती है सेटलमेंट मशीनरी। ये किस चीज पर फोकस करती है कि अगर कोई इश्यू क्रिएट हो गया है तो उसे उसे किस तरीके से रिजॉल्व करा जाए, वो चीज कहलाती है सेटलमेंट मशीनरी। इसके अंदर ग्रीवेंस रिड्रेशल कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, कॉन्सिलेशन और मेडिएशन की मदद से, एडजुकेशन बाय लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल की मदद से किया जाता है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब नेगोशिएशन या आर्बिट्रेशन की मदद से भी ग्रीवेंस को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।